हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में दोस्तों पाषाण काल से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू में पूछे गए हैं दोस्तों घटना चक्र बुक से करवाएंगे। और ये सभी भी इस वीडियो क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस लेवल का और यूपीएससी लेवल का भी है। साथ साथ आपको वन डे एग्ज़ाम जो है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं आप लोग, चाहे एसएससी का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीआरई की तैयारी करते हैं या बिहार एसएससी का तैयारी, आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको कम समय में दोस्तों पाषाण काल से संबंधित बहुत सारे फैक्ट इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से ही आप पाषाण काल को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले दोस्तों इस चैनल पर जो है पाषाण काल से संबंधित सब्जेक्टिव जो है थ्योरी समझा दिया गया है। जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र करके बनाया गया है, उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को थोड़ा डबल स्पीड में देखकर भी अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लेते हैं तो ये वीडियो दोस्तों पाषाण काल के लिए रामबाण साबित होगा। इसके बाद आपको पाषाण काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनाने में डाउट नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे फैक्ट का दोस्तों कलेक्शन एक जगह करके इसमें समझाए गए हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब करके। आपका लाइक सब्सक्राइब ही दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में। और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए दोस्तों खुद को भी पढ़ना पड़ता है। और पढ़ के दोस्तों जब किसी को अच्छे से समझा देते हैं और आपके सब समझाने का बदले में आपको चैनल को अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल का है ये वीडियो दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे दोस्तों? तो यह एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद भी थे। यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन इसका। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जबकि जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्ती के अन्वेषण की शुरुआत की थी, खोज की शुरुआत की थी 1863 से पाषाणकालीन बस्तियों का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ये थॉमसन के द्वारा किया गया था दोस्तों। थॉमसन ने जो है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया था। थॉमसन ने, ये याद रखिएगा थॉमसन। ये डेनमार्क, कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क देश का, जो कि ब्रिटेन के पास है, इंग्लैंड के पास है। ये इंग्लैंड के पास नहीं दोस्तों, ये जो है बाल्टिक सी में इंग्लैंड के पूर्व में स्थित है। और नॉर्वे स्वीडन के दोस्तों जो है साउथ में स्थित है डेनमार्क। तो इस यहाँ पर ये कोपेनहेगन संग्रहालय है जिसमें 1818 और 20 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। थॉमसन बस आप याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ याद रखिएगा, ये मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था दोस्तों। यहाँ पे लोग याद रखिएगा पूरा पाषाण काल 3 भाग में बांटा गया है उपकरण के आधार पर, चूँकि उपकरण अलग अलग मिले हैं हर काल में। तो एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में दोस्तों मानव जो है एक प्राकृतिक जीवन जीते थे। वो कंदमूल और कच्चा मांस खाते थे और खाद्य संग्राहक के रूप में काम करते थे। क्योंकि उस समय न कृषि पशुपालन के बारे में उसको जानकारी था और न ही उसके आग के बारे में जानकारी था। मध्य पाषाण काल में दोस्तों उन्होंने जो है पशुपालन करना शुरू किया। उसके बाद जाके मध्य पाषाण के बाद दोस्तों नव पाषाण काल में आके उसको कृषि का ज्ञान हुआ। और कृषि के साथ साथ दोस्तों आग का भी आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ है। तो जाके नव पाषाण काल में कृषि और
पशुपालन के साक्ष्य पूर्ण रूप से मिलते हैं, लेकिन पशुपालन का शुरुआत जो है ये मध्यपाषाण काल में शुरू है। देखिएगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन, मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य जो है कहाँ पे मिले हैं? आदमगढ़, जो होशंगाबाद दोस्तों मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। आदमगढ़ और बागोर जरूर याद रखिए, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 4 नंबर, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो याद रखिए पशुपालन जो है आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश में और बागोर जो है भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन जिसको कर रहे हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कोई फालतू एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो में नहीं किया जाता है। चाहे आपको घटना चक्र का हो, NCERT सार करवाएंगे, कुछ भी, या दृष्टि का बुक करवाएंगे, आपको बस वही एक्सप्लेनेशन देंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आता है। तो इसलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन को जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण दोस्तों मददाहा और सराय नाहर राय, ये दो व्यक्ति है, सॉरी 2 जगह है, 2 स्थल से मिला है हड्डी के उपकरण, मददाहा और सराय नाहर राय। एक्सप्लेनेशन देखिए, मध्यपाषाण काल का ये स्थल है मददाहा, जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंक के निर्मित उपकरण मिले हैं। GR शर्मा जो है मददाहा में 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं: झील क्षेत्र, बूचरखाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण तथा आभूषण भी बड़े पैमाने पर मिले हैं। और सराय नाराय से दोस्तों अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को दोस्तों अगर 1 टाइप करना होगा तो मैक्सिमम मददाहा से मिला है, तो आप इसको भी मार सकते हैं। ऐसे सराय नाराय से थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में मिली हैं, तो मल्टीपल चॉइस रहता तो दोनों मारते दोस्तों, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ एक मारेंगे मददाहा से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से? मददाहा और सराय नाराय, याद रखिएगा हड्डी के उपकरण मिले हैं मध्यपाषाण काल में, और ये मध्यपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, ये दमदमा में मिले हैं, इसको याद रखिएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा से। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाराय, मददाहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्ष तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान मिले हैं। इन समाधानों में 5 समाधान जो है युग्म समाधान है, यानी जोड़ा में है। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो दमदमा जो है याद रखिएगा दोस्तों, दमदमा में जो है एक कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये दोस्तों कृषि जो है सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, तो ये दोस्तों नर्मदा घाटी में मिला है। मानव का पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी में, इसको याद रखिएगा। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, जिसको होशंगाबाद भी कहते हैं दोस्तों, ये हथनौरा स्थल से प्राप्त हुआ है मानव के साक्ष्य हथनौरा से। इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। कब? 1982 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने किया था हथनौरा की खोज, जहाँ से मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो नर्मदा घाटी याद रखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था दोस्तों? तो ये जौ था, इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाज का उपयोग किया जाता है अभी वर्तमान में।
जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्र में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर उपजाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो है, जिसको इंग्लिश में बार्ले कहते हैं, ये 8000 BC के निकट जो है पूर्व यानी भूमध्य सागर और ईरान के मध्य जो स्थित पश्चिमी एशिया के देश हैं दोस्तों, ईरान और भूमध्य सागर के बीच जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, जैसे दोस्तों मध्य भूमध्य, जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया दोस्तों, उसके बाद जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, इस पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था जौ को सर्वप्रथम 8000 BC में। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 BC के आसपास गेहूं को भी उगाया जाने लगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये लहुरादेव और इससे पहले दोस्तों लहुरादेव से पहले मेहरगढ़ में मिले हैं। तो अगर आप ये लहुरादेव जो है दोस्तों भारत में है, मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है पाकिस्तान में। तो अगर इंडिया के हिसाब से मारिएगा तो दोस्तों लहुरादेव होगा। अगर लहुरादेव नहीं रहता ऑप्शन में तो मेहरगढ़ नहीं रहता तो लहुरादेव ही इसका करेक्ट आंसर होता। लेकिन दोस्तों यहाँ लहुरादेव भी है तो लहुरादेव ही मारेंगे, जो कि लहुरादेव कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये इलाहाबाद में स्थित है। सॉरी, इलाहाबाद में नहीं स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है लहुरादेव, यूपी में स्थित है। और ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित। सबसे पहले इसी का खोज हुआ था दोस्तों, और यहाँ से मेहरगढ़ से जो है गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, और लहुरादेव से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसको याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन इसका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। देखिएगा कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। ये यूपी में स्थित है। यहाँ से 9000 BC से 7000 BC के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यानी कि दोस्तों लहुरादेव की खोज से पहले मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यहाँ पर सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला है, और यहाँ से दोस्तों गेहूं के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोलडीहवा है। कोलडीहवा प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल है, ये इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है कोलडीहवा दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वहीं लहुरादेव होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति मेहरगढ़ होगा। तो मेहरगढ़ तो दोस्तों अब पाकिस्तान में हो गया। अगर उस हिसाब से देखें फर्स्ट तो मेहरगढ़ ही होगा, लेकिन अगर भारतीय अब जो वर्तमान के हिसाब से देखें तो लहुरादेव होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा लहुरादेव नहीं दिया है। उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसमें लहुरादेव दिया ही नहीं है। तो लहुरादेव नहीं दिया है तो मेहरगढ़ को मारेंगे। अगर लहुरादेव दिया रहता तो लहुरादेव को कलेक्ट करते, चूँकि मेहरगढ़ अब दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चला गया है। लेकिन सबसे पहले इसी का यहीं पर दोस्तों कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कोलडीवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं, और ये दोस्तों इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। तो 3 याद रखिएगा, मेहरगढ़, कोलडीवा और लहुरादेव। मेहरगढ़ और लहुरादेव जो होगा दोस्तों ये प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल होगा, जिसमें मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, लहुरादेव से चावल के साक्ष्य मिले हैं, और सबसे पहले दोस्तों प्राचीनतम जो है चावल का साक्ष्य मिले हैं वो कोलडीवा से मिला है, जो कि इलाहाबाद जिले में स्थित है। इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पर कन्फ्यूजन रहता था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में
निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। बस इतना, मेहरगढ़ याद रखते रहिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थायी जीवन यानी कि वहीं कृषि के पशुपालन के साक्ष्य, चूँकि उसी के आधार पर जीवन अस्थायी हुआ, तो ये मेहरगढ़ दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? तो पशुपालन के प्रमाण जो है मध्य पाषाण काल में बागोर जो है दोस्तों राजस्थान भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और एक है आदमगढ़ दोस्तों, इसको याद रखें, जो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट स्थित है। तो दोनों जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं देख लीजिए, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट, और बागोर में जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिले। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है दोस्तों? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से जो दोस्तों, ये जो कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य थे, यहाँ से जो है मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन दोस्तों HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया याद रखिएगा, HD सांकलिया, जो कि नवदा टोली कहाँ पे है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये दक्कन कॉलेज जो था उसके पूना के प्रोफेसर थे HD सांकलिया, इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। उसके है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये बृहत पाषाण स्मारक जो है दोस्तों, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक को जहाँ दफनाया जाता था उस स्थान को दोस्तों बृहत पाषाण स्मारक कहते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर देखिएगा, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है दोस्तों, ये संगन कल्लू से मिला है, और ये संगन कल्लू दोस्तों कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद था दोस्तों, ये वेल्लारी जनपद में स्थित है संगन कल्लू, वहाँ से मिला है राख के टीले। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों गुफाओं की शैल चित्र जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है दोस्तों, और ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र दिए गए हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये भीमबेटका की गुफा। नेक्स्ट 26 नंबर देखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। 27 नंबर, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। नेक्स्ट है दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र यानी इंग्लिश में OCP कहते हैं, का नामकरण हुआ था। ये हस्तिनापुर में दोस्तों गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर में, इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण जो है गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP इंग्लिश में कहते हैं कहा गया है। ये दोस्तों बीबी लाल ने वर्ष 1951 में जो है हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था। कहाँ पर? हस्तिनापुर में, और वहीं इसका नाम पड़ा, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे दोस्तों? तो घर के फर्श के नीचे जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, जबकि दक्षिण भारत में दोस्तों पूरब से पश्चिम, ये महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण, और घर के फर्श के नीचे। नेक्स्ट 30 नंबर दोस्तों, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, बुर्जहोम से। और बुर्जहोम दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ दोस्तों मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल मिले हैं, बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए बुर्जहोम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट है ये, उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बुर्जहोम का जो है दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर का भी यही प्रमाण मिलता है बुर्जहोम में। तो बुर्जहोम दो तरह से इम्पोर्टेंट है, एक मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं नवपाषाणिक काल में, और दूसरा गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर का भी प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट 31 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? बुर्जहोम श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में दोस्तों श्रीनगर, वहाँ पे मिले हैं। उसके बाद दोस्तों गर्तावास, इसका भी इम्पोर्टेंट होगा, गर्तावास के साक्ष्य बुर्जहोम में मिले हैं, तो बुर्जहोम को याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के किस शिलासराय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के शिलासराय का नाम पूछ रहा है जहाँ से सबसे ज़्यादा कंकाल, ये लेखैया दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेखैया, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखैया। ये कहाँ, यहाँ से दोस्तों देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है, लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियाँ मिली है, इसको जरूर याद रखिए। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय संख्या 1 से मिला है। उसके बाद 34 नंबर देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको दोस्तों 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने नियुक्त किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। और 1861 ईस्वी में दोस्तों इसको नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, चूँकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 ईस्वी तक था वायसराय के पद पर। नेक्स्ट 36 नंबर, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो है पाषाण काल से सभी को इस वीडियो में करवाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। जितने भी फैक्ट है दोस्तों पाषाण काल से, उसको इस वीडियो में करवा दिया गया। थैंक यू।